हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर का मॉड्यूल नंबर 5 को, जिसमें मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन की कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको हल करने में आपको आसानी हो गया। ठीक ना। तो ये क्लास नंबर फर्स्ट है मापक यंत्र का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन ये है कि विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मापक यंत्र होते हैं, उसमें 3 टाइप के फोर्स लगते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि मापक यंत्र है कोई और ये इसका पॉइंटर है, तो इसमें 3 टाइप के फोर्स लगते हैं इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। पहला कौन सा लगता है? डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, दूसरा कंट्रोलिंग फोर्स, और तीसरा कौन सा होता है? डैम्पिंग टार्क लगता है या डैम्पिंग फोर्स। तो जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है, डिफ्लेक्टिंग विचलन, तो ये जो पॉइंटर यहाँ पे बनाया गया है, पॉइंटर, इसको क्या करता है? डिफ्लेक्ट करवाता है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे 0 है, 1 2 3 इस तरीके से है, और ये 0 पे पॉइंटर है, तो इसको डिफ्लेक्शन प्रदान करता है। जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, विचलन बल, वो 0 से इसको किसी मान पे ला करके रोकता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एमीटर है, तो एमीटर नाप रहे हैं या वोल्टेज नाप रहे हैं, तो ये पॉइंटर को क्या करता है? डिफ्लेक्ट करवाता है, यहाँ से यहाँ तक लाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन फोर्स, डिफ्लेक्शन फोर्स या डिफ्लेक्टिंग टार्क कह देंगे। दूसरा होता है कंट्रोलिंग टार्क। कंट्रोलिंग टार्क का देखिए क्या क्या होता है इसमें। जो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क जो था, ये इस पॉइंटर को यहाँ पे ला दिया और यहाँ से ये इधर न जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक इसके विपरीत में कंट्रोलिंग टार्क लगता है। इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टार्क लगता है कि पॉइंटर अपने मन से इधर उधर न जाए। ठीक ना। तो कंट्रोलिंग टार्क हो गया। फिर इसके बाद एक डैम्पिंग टार्क होता है। तो डैम्पिंग टार्क क्या होता है कि ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर पहले 0 था, इस पे डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा तो यहाँ पे चला आया, और कंट्रोलिंग टार्क लगा तो ये आगे नहीं जा रहा है, यहीं पे सही सही रीडिंग बता रहा है। ठीक ना। तो ये यहाँ पे आके पॉइंटर ऐसे ऐसे क्या करता है? वाइब्रेट करता है। मतलब इसमें डैम्पिंग होती है, दोलन मतलब होता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग डैम्पिंग टार्क लगाते हैं। तो ये जो ऐसे वाइब्रेशन होता है, ये तुरंत डैम्पिंग टार्क से रुक जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, और हम अपना रीडिंग जो होता है सही से पढ़ पाते हैं। तो ये 3 टाइप के क्या हो गए? टार्क हो गए, या फोर्स कर लेंगे। कौन कौन? डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग टार्क भी इसको कह सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन ए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो संकेतक टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें इस पॉइंटर को 0 स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता लगती है? किसकी लगती है? इसमें डिफ्लेक्टिंग फोर्स की आवश्यकता लगती है, विचलन बल की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे मान लीजिए कि जैसे डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, या जो भी कंट्रोलिंग फोर्स है, या डैम्पिंग फोर्स है, इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आपको आएंगे तो तीनों क्वेश्चन हल कर लेंगे। मतलब एक क्वेश्चन से इससे रिलेटेड करा करके 3 क्वेश्चन एक ही में सॉल्व करा दिया गया। ठीक ना। तो ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ ग्रेविटी कंट्रोल। देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी होती है? तो ये जो ग्रेविटी कंट्रोल है, तो ये कौन सा कंट्रोलिंग टार्क है? ये कंट्रोलिंग टार्क है। तो जो कंट्रोलिंग टार्क होते हैं, यानी नियंत्रण बल्ला गुण या नियंत्रण फोर्स, ये 2 टाइप के होते हैं। एक ग्रेविटी कंट्रोल होते हैं और एक स्प्रिंग कंट्रोल होते हैं। तो ये यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल को नहीं, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कंट्रोल को बताया जा रहा है। तो यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसमें इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए ग्रेविटी कंट्रोल लगा हुआ है,
तो उस समय हम जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमेशा कैसी स्थिति में रखेंगे ये बताना है। तो उसको हम लोगों को कैसा रखना पड़ेगा, हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल पोजीशन में, ऐसे इस तरीके से, क्षैतिज नहीं। ये क्षैतिज होता है और ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है। तो हमको कैसा रखना रहेगा, हम लोगों को ऊर्ध्वाधर, यदि उसमें ग्रेविटी कंट्रोल है तो। वही यदि स्प्रिंग कंट्रोल है, स्प्रिंग कंट्रोल यदि है, जो कंट्रोलिंग टार्क लग रहा है स्प्रिंग के द्वारा लग रहा है, तो उसको हम किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वर्टिकल स्थिति। यदि वहीं पे स्प्रिंग रहता है, यहाँ पे स्प्रिंग, तब हम लोग किसी भी स्थिति में उसको रख देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये ग्रेविटी कंट्रोल का एक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम दिखाया गया है कि ग्रेविटी कंट्रोल कैसे बैलेंस करता है इस पॉइंटर को। तो उसमें होता क्या है कि ये एक वेट लगा रहता है, बैलेंसिंग वेट, और एक इधर लगा रहता है, ठीक ना, ये दो लगे रहते हैं। तो जब ये पॉइंटर जीरो पे होता है तो ये जीरो पे स्थिर रहता है। जब इसमें डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है तो ये पॉइंटर मान लीजिए कि यहाँ पे चला आया, तो यहाँ पे आ गया, तो इससे आगे ये न बढ़े, इसलिए हम लोग कौन कंट्रोलिंग टार्क लगा देते हैं। तो ये कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करने के लिए एक ग्रेविटी कंट्रोल किया गया है, यहाँ पे भार लगा दिया गया। तो जब ये पॉइंटर यहाँ पे जाएगा तो ये भार उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको इस पोजीशन में सीधा रखेगा, ठीक ना। तो ये ग्रेविटी कंट्रोल को इस तरीके से दिखाया गया, ये ग्रेविटी कंट्रोल के लिए बैलेंस किया गया है इसको वेट लगा करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्केल। पैमाने का नाम क्या है। ये जो पैमाना दिखाया गया है ये किस टाइप का पैमाना है ये बताना। ये लीनियर स्केल है कि कॉर्से स्केल है, यानी मोटे पैमाने पर, एक्सटेंडेड स्केल है, विस्तारित पैमाना है, कि नॉन लीनियर स्केल है। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये 0 है, 2 है, 5 है, 10 है, 15, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 500 के बाद 1000 आ गया, इस तरीके से 1K का मतलब 1000। तो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 2 है, तो इतना बड़ा खाना 2 को मेजर कर रहा है। फिर इसके बाद इतना बड़ा खाना 3 को मेजर कर रहा है और इतना बड़ा खाना 5 को मेजर करने लगा। फिर इसके बाद इतना छोटा सा खाना 5 को मेजर कर रहा है। फिर ये इस तरीके से दे रखा है, ये मतलब ये 15 था तो ये यहाँ पे 20 दे रखा है, 20 नहीं है शायद, ये जैसे 60 दे दिया, 80 दे दिया, 90 है, 100 हो गया, इस तरीके से। तो इतने मतलब ये इधर जाएंगे, ये 500 के बाद 1 किलो, मतलब इतने खाना, कम खाना 500 को मेजर कर रहा है, ठीक ना। तो इधर क्या है कि दूर दूर है और इधर पास पास होता जा रहा है। तो ये लीनियर नहीं है, रैखिक नहीं है। तो ये कैसा है, नॉन लीनियर स्केल है, क्योंकि पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर तेजी से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा इधर जा करके कुछ इस तरीके से है। ये कैसा है, नॉन लीनियर स्केल। यदि यही पैमाना बराबर ऐसे बटा रहता बराबर भागों में तो उसे कहा जाता लीनियर स्केल। लीनियर स्केल किसकी होती है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंटों की स्केल जो होती है लीनियर होती है। तो ये नॉन लीनियर स्केल क्या है, ये ओम मीटर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एरर इज काजेड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। तो ये बताना है कौन सी त्रुटि होती है। यदि गलत स्थिति में हम लोग उसको पोजीशन में इसको रख देते हैं, इस तरीके से, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये जैसे मान लीजिए कि इसमें जो बैलेंसिंग की गई है वो कौन सी बैलेंसिंग की गई है, ग्रेविटी कंट्रोल की गई है। तो इसको हम लोग कैसा रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए, अरे वर्टिकल रखना चाहिए। तो यदि हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं तो इसमें इरर आ जाएगा, तो इस इरर को क्या कहेंगे, डिवाइस इरर हम लोग कहेंगे, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, डिवाइस इरर, उपकरण त्रुटि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर 1 ओम एंड बेलो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली। 1 ओम और 1 ओम से नीचे
प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ये कि 1 ओम या 1 ओम से भी नीचे की प्रतिरोध यदि नापना है तो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम लोग लगाएंगे, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगा करके उसको नापेंगे। तो ये जो होता है, जो शंट टाइप का ओम मीटर होता है, उसको लगा के हम लोग 1 ओम से नीचे के प्रतिरोध को नापते हैं। क्योंकि जो मेगा, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से यदि देखते हैं मेगा ओम मीटर, तो ये मेगा ओम में नापेगा, ठीक ना। ये मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर भी 1 ओम से कम की रेंज में लगभग नहीं नाप पाते हैं, और ये भी एनालॉग टाइप का है, ठीक ना। तो सी ऑप्शन सन टाइप ओम मीटर यही सही है। सीरीज टाइप ओम मीटर भी अधिक प्रतिरोध नापता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे सॉरी, बी ऑप्शन है हम लोगों का, सी ऑप्शन सही होगा ना, संट टाइप ओम मीटर, ये सही है, सन टाइप ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द थर्ड मतलब टर्मिनल प्रोवाइडेड इन ए एडवांस मेगा ओम मीटर। उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? उसमें 2 सिरे तो पहले थे लेकिन एक सिरे जो बढ़ गए हैं, इसी सिरे को बताना है कि ये सिरा किस उद्देश्य से लगाया जाता है। ये सिरा किस उद्देश्य से लगाया जाता है? गेट हायर ओमिक वैल्यू, उच्च ओमिक मान प्राप्त करने के लिए, या पास द एक्सेस वोल्टेज टू ग्राउंड, अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करने के लिए, या सी ऑप्शन है पास द एक्सेस करंट टू ग्राउंड, अतिरिक्त धारा जमीन में डालने हेतु, तो या डी ऑप्शन है गेट एक्यूरेट रीडिंग विथाउट ऑसिलेशन। तो इसका सही ऑप्शन यही है, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए जो ये इंडिकेटर है वो वाइब्रेट ना करे, तो उससे मतलब कि हम लोग को सुधारने के लिए क्या क्या किए हुए हैं, एक 3 टर्मिनल लगा दिए, मतलब तीसरा टर्मिनल उसमें लगाया जाता है। उसका ये उद्देश्य होता है कि दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? ये जो दिखाया गया है इसी का बताना है कि इसका नाम क्या है इस सामग्री का। देखिए शंट प्रतिरोध कहाँ पे लगा रहता है, तो जैसे मान लीजिए ये एमीटर है और इसकी रेंज को बढ़ानी है, ठीक ना। ये 5 एम्पियर नाप रहा है, हम सोच रहे हैं कि 10 एम्पियर नापे, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके शंट में एक रजिस्टर लगा देते हैं, और इसी रजिस्टर को क्या कहते हैं? शंट रजिस्टर कहा जाता है, ठीक ना। ये प्लस माइनस दे दिया जाता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और ये शंट रजिस्टर हो गया। तो यही शंट रजिस्टर किसका बना होता है ये हम लोगों को बताना है। किसका बना रहता है? कॉपर का बना रहता है, या यूरेका का बना रहता है, या नाइक्रोम का बना रहता है, या मैग्नीन का बना रहता है। तो किसका बना रहता है? ये मैग्नीन का बनता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए शंट इस तरह से लगाया जाता है। ये कोई मीटर है जो एम्पियर को मेजर कर रहा है। तो यदि यहाँ पे 5 एम्पियर का ये है और ये 10 एम्पियर नापना है, तो हम लोग इसको यहाँ से 5 एम्पियर प्रवाहित करवा देते हैं इस शंट के माध्यम से, और ये क्या कर लेता है उसमें मल्टीप्लिकेशन करवा करके इससे मेजर कर लेते हैं 10 एम्पियर के करंट को इस तरीके से, और ये जलने से बच भी जाता है, आराम से नाप सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर द मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल। चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? जो मूविंग कॉइल मीटर होते हैं उसका जो पैमाना होता है एक समान होता है। कहने का मतलब ये इस तरीके से जो पैमाना बने रहते हैं सभी की दूरी एक समान रहती है, ठीक ना। इस सभी की दूरी एक समान रहती है। तो किस कारण से होती है? तो ये इस कारण से होती है कि जो इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क लगता है टीडी, वो आई के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। जो इसमें करंट प्रवाहित होती है, तो जितना करंट बढ़ेगी उतना टीडी बढ़ेगा, तो उतना ये डिफ्लेक्टिंग भी करेगा, तो एक समान ही करेगा। तो इसलिए इसका पैमाना एक समरूप होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। विचलन वाला गुण धारा के अनुपातिक है।
तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है? तो वहां पे कौन सी त्रुटि होती है? जो डिस्क होती है इस तरीके से लगी रहती है और ये स्पिंडल होता है, इसी पे ये जेवल बेयरिंग लगी रहती है और इसी पे डिस्क घूमती रहती है। तो यदि लोड नहीं देते हैं तभी भी ये डिस्क घूमती है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेंगने की त्रुटि। रेंग रही है मतलब क्रीपिंग एरर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रीपिंग एरर, यानी रेंगने की त्रुटि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस शंट टाइप ओम मीटर? जो शंट टाइप ओम मीटर होता है उसमें वेरिएबल एक रजिस्टर लगाया जाता है, वो किस उद्देश्य से लगाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन दे रखा है कि ए ऑप्शन है अवॉइड ड्रेनिंग ऑफ बैटरी, बी ऑप्शन दे रखा है मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, यानी पाठ्यांक में त्रुटि को कम करने के लिए, सी ऑप्शन है एडजस्ट द करंट टू सेफ वैल्यू, धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करने के लिए, और डी ऑप्शन है एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टर, पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसको देखिए हम लोग समझते हैं कैसा होता है। तो इस तरीके से कुछ शंट टाइप ओम मीटर की सर्किट डायग्राम होती है। यहाँ से इस पे अननोन रेजिस्टेंस कोई लगा देते हैं जिसको नापना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देंगे इस तरीके से, ऐसा होता है। तो ये होता है वेरिएबल रजिस्टर। तो ये जो मीटर है ना, इसके जो पॉइंटर है यदि ये जीरो पे नहीं है तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाए रहते हैं, प्रतिरोध को कम या अधिक करके इसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है, पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो नियंत्रित स्प्रिंग होते हैं, मतलब स्प्रिंग कंट्रोल होता है ना, दो प्रकार के कंट्रोलिंग टार्क होते हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोल होता है और एक ग्रेविटी कंट्रोल होता है। तो स्प्रिंग कंट्रोल जो होती है तो उसमें जो स्प्रिंग लगी रहती है वो किस धातु की बनी होती है वही बताना है। किस धातु या सामग्री मिश्र धातु की बनी रहती है? किसकी बनी रहती है? फास्फर ब्रोंज की बनी रहती है, इन सब की नहीं बनी रहती। फास्फर ब्रोंज की बनी रहती है और बहुत पतली होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी दैट द सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क्स, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करती है? तो देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे, सिंगल फेज एनर्जी मीटर कहा जा रहा है तो इसमें एसी सप्लाई है, और जहाँ पे भी एसी सप्लाई होती है तो वहाँ पे इंडक्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो एनर्जी मीटर होती है वो इंडक्शन इफेक्ट पे वर्क करती है। किस पे करती है? इंडक्शन इफेक्ट पे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? इस क्वेश्चन को पहले ही पढ़ चुके हैं, मालूम होगा। जो स्प्रिंग कंट्रोल जिस उपकरण में किया जाता है उसको हम लोग किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनी पोजीशन। वही यदि ग्रेविटी कंट्रोल रहेगा तो उसको किस पोजीशन में रख सकते हैं? केवल वर्टिकल पोजीशन में, केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख सकते हैं। लेकिन यदि स्प्रिंग कंट्रोल है तो उसको किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोलिंग दिखाया गया है किस तरीके से होता है।
तो ये तो एक परमानेंट मैग्नेट है ये यहाँ पे मूविंग कॉइल लगाई गई है। ये देखेंगे यहाँ पे तो ये स्प्रिंग लगी हुई है इस तरीके, ये स्प्रिंग, ठीक है ना, दो स्प्रिंग लगी हुई है कंट्रोल करने के लिए। ये पॉइंटर है, ये बताएगा कितना मतलब इसमें वोल्टेज या एम्पियर जा रही है। ये स्पिंडल है, क्योंकि यहाँ से टार्क जनरेट होगा तो ये इसको घुमाएगा। यहाँ पे स्पिंडल मतलब एक तरह से शाफ्ट कह सकते हैं, लेकिन ये छोटा है तो इसको स्पिंडल कहेंगे। ये लीवर है, इसको एडजस्ट करने के लिए, इस पॉइंटर को एडजस्ट करने के लिए। ये जीरो एडजस्टर स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगा करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये पिन फिटेड है, मतलब पिन लगी हुई है इसको एडजस्ट करने के लिए। स्पाइरल स्प्रिंग हो गई है। तो ये इस तरीके से होता है। इस तरीके से ये किसकी बनी रहती है? स्प्रिंग फास्फर ब्रोंज की बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर। मीटर का नाम क्या है? ये जो मीटर दिखाया जा रहा है ये किस टाइप का मीटर है? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये भी लिखा है, तो ये तो वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ये प्लस लिखा है तो डीसी हो गया। इसमें कई रेंज दिखाया गया है, कई रेंज है, 15, 50, 150, 30। तो ये कई रेंज का है, तो ये ऑप्शन इसका सही कौन सा हो जाएगा? डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। क्योंकि यहाँ पे मल्टी रेंज लगाने के लिए यहाँ इसमें लगाएंगे तो 15 वोल्टेज पढ़ लेगा, इसमें 50, इसमें 150 और इस वोल्टेज को ये रीड कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का उदाहरण है? देखिए एकीकृत मतलब इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग का मतलब कि ये कई राशियों को एक ही में मल्टीप्लाई करवा देगा, इंटीग्रेट कर देगा। तो उस उपकरण को बताना है कि जो ऐसा काम करता है। तो एसी वोल्ट मीटर केवल वोल्टेज को नापता है, तो ये कोई इंटीग्रेशन का काम करेगा नहीं, इंटीग्रेटिंग का काम नहीं करेगा। डीसी वोल्ट मीटर भी वोल्टेज को नापेगा, ये भी नहीं करेगा। एनर्जी मीटर एनर्जी को नापेगा, और ई बराबर क्या हो जाता है? वी आई, और टाइम से भी गुणा करवा देते हैं इस तरीके से, या इसका एक फार्मूला और इस तरीके से आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। तो ये इन सब का मल्टीप्लीकेशन करता है एक ही में, और तब जा करके ये रीडिंग देता है। तो ये कैसा हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, तो ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं उसमें आता है ये, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, देखिए तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे दिखाता है, मतलब कितना एम्पियर जा रही है इसमें करंट, तो पढ़ के दिखाएगा, संकेत करके बताएगा। तो ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये जो एनर्जी मीटर है ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग मतलब एक ही में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पावर का मतलब करंट का, वोल्टेज का, समय का, सबका मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक ही बार इसको बताता है के डब्ल्यू एच में, के डब्ल्यू एच। तो ये मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो ये इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। एक होता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि ये इसमें एक पेन जैसा होता है और ये घूमता रहता है उसी पे, या एक ग्राफ ऐसे रहता है बना हुआ, और एक पॉइंटर रहेगा, वो क्या करेगा कि समय के हिसाब से इस तरीके से नापता रहता है उसको, इस तरह से ग्राफ बना देता है। तो ये अधिकतर कहाँ पे मिलते हैं? हम लोग को पावर स्टेशनों पे मिलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट। तो ये इस तरीके से तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ द क्रीपिंग एरर इन कंट्रोल्ड इन एनर्जी मीटर। ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो उस रेंगने की त्रुटि को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं? ये डिस्क है, जो डिस्क के दो साइड में हम लोग ऐसे होल कर देते हैं, और इसको क्रीपिंग एरर से हम लोग क्या करते हैं? बच जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बाई ड्रिलिंग टू होल्स डायमेट्रिकली
अपोजिट ऑन डिस्क, डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत करके, मतलब इस तरह से कर देंगे तो क्रीपिंग मिरर हम लोग का खत्म हो जाता है। जैसे इस तरह से देखेंगे, ये बीच में स्पिंडल है जिस पे ये डिस्क जो है घूमती है, तो इस डिस्क के एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होल कर देते, तो ये यहीं पे आके इसी पोजीशन पे ये डिस्क जो होती है रेंगते हुए आके यहीं पे रुक जाती है, तो जो क्रीपिंग एरर होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई द स्केल ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग यूनिफॉर्म स्केल। चल लौ प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? देखिए, जो मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे एमआई कहते हैं, और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे या एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो जो एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका पैमाना समरूप होता है, यूनिफॉर्म होता है, इसका पैमाना यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो किस वजह से? इसमें देखिए, जो टीडी होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगता है, वो आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। इस वजह से इसमें जो टार्क लग रहा है तो समानुपाती तो है नहीं, डायरेक्टली स्क्वायर टाइम है, तो इस वजह से इसका पैमाना समरूप नहीं बनता। इस तरीके से इसे समरूप नहीं बनेगा। तो देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा। विचलन बल धारा के समानुपाती होता है, या विचलन बल का गुण धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यही इसका सही ऑप्शन सी है। डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट के स्क्वायर टाइम इसका डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर इज काजेड बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, डिवाइस एरर, ह्यूमन एरर मतलब मानव त्रुटि, सी ऑप्शन है इन्फ्लुएंसेस एरर, प्रभाव त्रुटि, और डी ऑप्शन दे रखा है स्विचिंग एरर। तो इसमें देखिए, इन्फ्लुएंसेस एरर होता है, प्रभाव त्रुटि होती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण से यदि कोई त्रुटि हो रही है तो उसको हम लोग इन्फ्लुएंसेस एरर, प्रभाव त्रुटि कहते हैं। इन्फ्लुएंसेस एरर में और सब आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट, जैसे ठंड गर्मी या जाड़ा, इस तरीके से कोई इन्वायरमेंट की घटना घटती है तो उसके कारण से त्रुटि को भी हम लोग इन्फ्लुएंसेस कहते हैं। टेम्परेचर यदि है, ज्यादा टेम्परेचर हो गया या वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक ना, तो इस वजह से जो भी त्रुटि होती है उसको हम लोग कौन सी त्रुटि मानते हैं? इन्फ्लुएंसेस एरर मानते हैं। और जो डिवाइस एरर होती है, तो डिवाइस एरर में क्या होता है कि डिवाइस को यदि हम लोग कोई मतलब उसका डैमेज उमेज हो गया, ये डिवाइस कुछ उसमें खराब हो गया है, या जो उसका एडजस्टर है, पॉइंटर है, वो जीरो पे नहीं है, इस तरीके, ये जो पॉइंटर है जीरो पे नहीं है, यहाँ पे है, तो इसके कारण से जो त्रुटि होती है उसको हम लोग डिवाइस एरर कहते हैं। और जो ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन एरर, इसमें क्या होता है? ह्यूमन एरर में यदि हम ये मीटर तो लगा दिए और नापने में कम नाप रहे हैं और रीडिंग सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो त्रुटि आ जाती है ह्यूमन एरर। मतलब देखने की वजह से जो त्रुटि हो जाती है उसको देख करके पढ़ने में, ह्यूमन के माध्यम से, ये डिवाइस से नहीं, ह्यूमन की गलती से ये त्रुटि होती है, तो उसे ह्यूमन त्रुटि या मानव त्रुटि कहते हैं। स्विचिंग एरर क्या होती है? तो स्विचिंग एरर मतलब वो एरर होती है कि यदि हमको इंस्ट्रूमेंट जो है सीधा रखना है और वो सीधा नहीं रखा गया है, इस वजह से उसमें एरर आ रही है, तो कैसी एरर आ जाएगी? इसमें आ जाएगी स्विचिंग एरर आ जाएगी, ठीक ना। या कनेक्शन भी गलत कर दिए हुए हैं, जैसे कनेक्शन नापना है, वोल्टेज अब नाप रहे हैं एम्पियर मीटर, तो उस समय ये सब स्विचिंग एरर आ जाती है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण कौन सी त्रुटि आ जाती है? प्रभाव त्रुटि हो जाती है, इन्फ्लुएंसेस एरर। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाट मीटर, ये जो दिखाया गया है ये किस टाइप का वाट मीटर है। देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 तीन फेज है, तो तीन फेज इसमें कहीं ऑप्शन देख लेंगे, ये तीन फेज है, ये तीन फेज है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये टू एलिमेंट है कि थ्री एलिमेंट, तो ये एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट ये है, तो ये टू एलिमेंट है, तो ये टू एलिमेंट थ्री फेज वाट मीटर क्या है, टू एलिमेंट थ्री फेज वाट मीटर है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, ये देखिए ये थ्री एलिमेंट और मतलब थ्री एलिमेंट थ्री फेज वाट मीटर है। इसमें देखेंगे तीन एलिमेंट है, एक एलिमेंट एक दो ये तीन, तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट थ्री फेज वाट मीटर है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, इस तरीके से इसका कनेक्शन हो जाता है। तो ये थ्री फेज वाट मीटर है और कितने एलिमेंट का, तीन एलिमेंट का है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड विथ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। तो किसके साथ किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, बी ऑप्शन है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसी में हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग टार्क, डैम्पिंग टार्क क्या करता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है ये। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट करते हैं। डैम्पिंग टार्क का यूज हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये जो पॉइंटर होता है ये यहाँ पे यदि वाइब्रेट करता है तो इसको एक पोजीशन पे स्थिर रखने के लिए हम लोग डैम्पिंग फोर्स लगाते हैं। कितने टाइप के इसमें फोर्स लगते हैं, तीन टाइप के लगते हैं। पहला डिफ्लेक्टिंग टार्क लगता है, दूसरा कंट्रोलिंग टार्क लगता है और तीसरा डैम्पिंग टार्क लग जाता है, ठीक ना, डैम्पिंग टार्क। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विथ न्यूट्रल कनेक्शन, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। तो ये थ्री फेज थ्री एलिमेंट के जो वाट मीटर होते हैं उसमें यूज किया जाता है, उसमें न्यूट्रल तार का भी यूज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए इसमें ये यहाँ पे न्यूट्रल यूज कर लिया गया, इसमें थ्री फेज थ्री एलिमेंट थ्री एलिमेंट वाट मीटर में, तो ये न्यूट्रल इसमें यूज कर लिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ये था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी मीटर, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। ये जो आवृत्ति मीटर दिखाया गया फ्रिक्वेंसी मीटर, ये किस टाइप का है ये बताना है। तो ये किस टाइप का है, ये मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप का है, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का वाट सॉरी फ्रिक्वेंसी मीटर है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। देखिए इस फ्रिक्वेंसी मीटर को एक मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप है, मैकेनिकल रेजोनेंस में ये रीड टाइप का फ्रिक्वेंसी मीटर है। कैसा है, रीड टाइप का फ्रिक्वेंसी मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है। जो यंत्र बनाए जाते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी होती है, तो उसकी सेंसिटिविटी की इकाई बताना है। तो उसकी सेंसिटिविटी की इकाई जो होती है वो ओम प्रति वोल्ट होती है, मतलब इतने ओम में पर वोल्ट, एक वोल्ट में कितने ओम के सेंसिटिव हाँ सेंस कर लेगा, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओम पर वोल्ट, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है वाई टू स्ट्रेट होल आर प्रोवाइडेड इन एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो क्यों प्रदान किए जाते हैं, टू अरेस्ट द क्रीपिंग ईरर, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये एल्युमिनियम की डिस्क है, ये स्पंडल लगा हुआ है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में एक होल यहाँ पे लगाएंगे तो इसके बिल्कुल अपोजिट में दूसरा होल बना देंगे, तो क्रीपिंग एरर खत्म हो जाती है, रेंगने की त्रुटि खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यंत्र का नाम क्या है। ये जो यंत्र दिखाया गया ये किस टाइप का यंत्र है। तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग बांटते हैं तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है यानी कि निरपेक्ष उपकरण कहा जाता है। तो ये जो है इसमें निरपेक्ष उपकरण को दिखाया गया, ये निरपेक्ष उपकरण है। ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को दिखाया गया है। और जो सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो इसमें तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, एक इंडिकेटिंग हो जाता है, एक इंटीग्रेटिंग हो जाता है और एक रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या निरपेक्ष उपकरण भी इसको कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। जो मूविंग कॉइल यानी कि एमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसमें डैम्पिंग फोर्स की क्यों आवश्यकता होती है। केवल इसी में डैम्पिंग फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, मूविंग आयरन में भी आवश्यकता होती है, डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी होती है। तो इस डैम्पिंग फोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है तो देखते हैं ऑप्शन। सुई की गति को तेज करता है, बी ऑप्शन है विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करता है, या सी ऑप्शन है अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन, दोलन के बिना सुई को नियंत्रित करता है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन। जो ये वाइब्रेशन कर रहा है, विचलन हो रहा है, इसमें दोलन हो रहा है, पर ये विचलन नहीं दोलन हो रहा है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग फोर्स लगा। इसका सही ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के कोर का क्या कार्य है। तो जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें एक सॉफ्ट आयरन की कोर लगाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे कॉइल होती है, मूविंग कॉइल इसी में मतलब कि कॉइल होती है, ये मूव करती है और ये जो इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन की कोर लगी रहती है और ये यहाँ पे नीडल लगा हुआ है और ये परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। तो ये जो कोर होती है ये होता क्या है कि ये जो एन पोल यहाँ पे बन रहा है परमानेंट मैग्नेट और ये एस पोल है, तो इसमें से जो फ्लक्स निकल रही है तो उसको एक समान चारों तरफ क्या करती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे एक समान टार्क लगे और हमारा जो पॉइंटर है एक समान गति से आगे बढ़े। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन है विक्षेपण बल को मजबूत करता है, बी ऑप्शन है कंट्रोल द नीडल मूवमेंट, सी ऑप्शन है प्रोवाइड मीटर विथ मैक्सिमम सेंसिटिविटी और डी ऑप्शन है प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। क्या करता है ये जो सॉफ्ट आयरन की कोर होती है वो क्या करती है, एयर कोर में एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करती है। एयर गैप का मतलब ये जो सॉफ्ट है और ये मैग्नेट है दोनों के बीच में हवा जो होता है, हवा का जो गैप होता है उसमें क्या करता है, ये एक समान वितरण करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पैरामीटर इज द काजेज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें लोडिंग इफेक्ट प्राप्त होता है, मतलब एक लोडिंग इफेक्ट होता है, वो उसका कारण बताना है किस पैरामीटर मतलब के कारण होता है। तो देखिए लो एक्यूरेसी हो जाती है या हाई सेंसिटिविटी होती है या लो सेंसिटिविटी या लो इन्फ्लुएंसेस है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लो सेंसिटिविटी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लो सेंसिटिविटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया इसका नाम बताना है। तो ये देखिए लोहे की कोर है और यहाँ पे इसको मतलब कि किलित किया गया है, जोड़ करके रखा गया है रोक करके,
और ये जो है कॉइल है, तो जब इसमें से करंट जाएगी तो ये आयरन को क्या करेगी, अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये किस टाइप का, ये जो है एयर टाइप का डैम्पिंग फोर्स लगाया गया, एयर डैम्पर लगाया गया। तो ये जब इसमें करंट या वोल्टेज नापेंगे तो ये इसमें फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके खींच लेगी, जिससे ये पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, ठीक ना, और रीडिंग पढ़ने लगेगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक एट्रैक्शन टाइप के, आकर्षण टाइप के, और दूसरा रिपल्सन टाइप यानी प्रतिकर्षण टाइप के मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मीटर इज यूज टू मेजर रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ मोटर। आरपीएम में पूछ रहा है, आरपीएम नापने के लिए कौन सा उपकरण हम लोग लगाते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। तो टेकोमीटर जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, मोटर वोटर होते हैं तो उसकी आरपीएम को हम लोग नापते हैं आरपीएम मीटर से, अरे सॉरी टेकोमीटर से। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ द आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। चल लौ प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें, कैसे पता करें कि मूविंग आयरन टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट। यदि ये इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से ये टर्मिनल है, ये पॉइंटर है और ये स्केल है, तो यदि इस पॉइंटर पे कुछ नहीं लिखा गया है, कलर भी सेम है, तो ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा। क्योंकि मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एसी या डीसी दोनों नाप सकते हैं। उसको कहीं पे भी लगाएंगे तो ये क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, यदि फेज यहाँ पे लगा देते हैं, न्यूट्रल यहाँ पे, या फेज यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे, तो ये मेजर करेगा, कोई इसमें समस्या। जबकि मूविंग कॉइल टाइप का यदि इंस्ट्रूमेंट है तो उस पे ये टर्मिनल पे प्लस माइनस लिखा रहेगा, या टर्मिनल का कलर रेड और ब्लैक बना देगा। तो इससे पहचान करेंगे कि ये किस टाइप का उपकरण है, इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं। तो ये यदि मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट तो कैसे पहचानेंगे, उसके टर्मिनल पे कोई भी मार्किंग नहीं की जाए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, कोई सिरा अंकन नहीं होगा, नो टर्मिनल मार्किंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है, इसमें से एक निरपेक्ष उपकरण को बताना है। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, ये प्राइमरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और यही प्राइमरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है या निरपेक्ष उपकरण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। जो पॉइंटर है उसको मूवमेंट प्रदान कौन करता है, इस तरीके से ये पॉइंटर, इसको मूवमेंट कौन सा प्रदान करता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रदान करता है। तीन टाइप के होते हैं, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग। तो डिफ्लेक्टिंग इसको क्या करवाता है, मूवमेंट प्रदान करवाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। या कहीं कहीं पे यदि डिफ्लेक्टिंग टार्क दे देता है तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, डिफ्लेक्टिंग टार्क रहे या डिफ्लेक्टिंग फोर्स, बात दोनों की एक ही है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि कई कई राशियों का मल्टीप्लिकेशन करवाता है, तो वो इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है।
तो कौन है इसमें इंटीग्रेटिंग टाइप का? मतलब इसका क्या कार्य होता है? ये क्वांटिटी को रजिस्टर कर देता है, ठीक ना, मात्रा को दर्ज करता है। तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन से हो जाएगा। जैसे जो एनर्जी मीटर होती है घरों में जो लगी रहती है, देखेंगे उसमें एनर्जी नापती है, बता देता है कि ये यहाँ पे 100 के डब्ल्यू एच या यूनिट 100 यूनिट खर्च हो गई है, के डब्ल्यू एच में दिखाता है, जिसको एक यूनिट मतलब एक यूनिट बराबर जो होता है एक के डब्ल्यू एच होता है ना, किलोवाट हावर होता है। तो जो एनर्जी मीटर घरों में लगे रहते हैं वो एनर्जी को नाप लेते हैं और नाप करके रिकॉर्ड करके उसको रजिस्टर करके रख लेते हैं। जब उसमें कोई आता है मीटर की रीडिंग लेने के लिए तो वो यहाँ पे लगाता है केबल और ले करके इसकी रीडिंग चला जाता है और बिल बना देता है इस तरीके। तो ये वो कैसा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। और इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट का क्या 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 कार्य होता है? वो मात्रा को दर्ज कर देते हैं, यानी रजिस्टर द क्वांटिटी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पोजीशन एन इंस्ट्रूमेंट यूजिंग ग्रेविटी कंट्रोल रीड्स एक्यूरेटली। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ता है? तो किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ता है इन चारों में से? एनी पोजीशन में, एनी पोजीशन में स्प्रिंग कंट्रोल सही पड़ता है। किसी स्थिति में रख देंगे स्प्रिंग कंट्रोल मतलब स्प्रिंग नियंत्रण उपकरण को, तो वो सही रीडिंग पड़ेगा। लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल आएगा तो उसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। तो सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे हम लोग पावर नापते हैं, उससे हम लोग एम्पियर और वोल्टेज भी नाप सकते हैं। लेकिन यदि एम्पियर और वोल्टेज नापेंगे तो उसका स्केल जो होगा यूनिफॉर्म नहीं आएगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एक समान नहीं आएगा, एक समान नहीं आएगा। तो एक समान बनाने के लिए मतलब यदि डायनमो टाइप के इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रो डायनमो टाइप के इंस्ट्रूमेंट से यदि मेजर कर रहे हैं तो ये एमीटर वोल्टेज नापेंगे मतलब एम्पियर वोल्टेज नापेंगे तो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, नो यूनिफॉर्म। वही यदि पावर नापेंगे तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो इसमें वोल्टेज और करंट को नापा जा रहा है तो ये एक समान यूनिफॉर्म स्केल लगेगा, यानी कि P प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सीधे प्रोपोर्शनल है तो इसका जो स्केल आएगा यूनिफॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है केवल कि किससे नापा जाता है, तो पावर को नापा जाता है इलेक्ट्रोडायनमो टाइप के इंस्ट्रूमेंट से। और किस वजह से ऐसा किया जाता है, क्यों नहीं करंट और वोल्टेज नापा जाता है? क्योंकि उसका एक स्केल जो होता है एक समान नहीं आता इस वजह से। तो इसका सही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ द अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्रदान करें? कोई एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, उसका उपयोग करके हम अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है कीपिंग लो इनपुट इम्पीडेंस, कम इनपुट प्रतिबाधा रख करके, कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस, उच्च आगत प्रतिरोध रखे। तो यही इसका सही ऑप्शन है भी। यदि इनपुट इम्पीडेंस का मान अधिक रखते हैं तो हम लोग जो एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उससे हम एक्यूरेट रीडिंग मतलब अच्छी रीडिंग हम लोग उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी है। तो ये अभी आज के लिए इतना ही अब रहेगा, आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखिए यदि आप लोग को इसमें कोई पढ़ने में समझने में कोई समस्याएं आ रही होंगी तो उस समस्याओं को आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, जिससे उस समस्याएं को दूर किया जा सके। यदि आपको कोई मतलब कि क्वेश्चन समझ में नहीं वगैरह आ रहा है तो कमेंट में करके उसको
पूछ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो ये आज के लिए अब इतना ही रहेगा। धन्यवाद।